पांचवी छठी अनुसूची के क्षेत्र, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के क्षेत्रों में बात करें तो पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों का प्रशासन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 244(1) और छठी अनुसूची का कौन से में है? आर्टिकल 244(2). ये दो आर्टिकल आपको बताएगा। आर्टिकल 244(1) में कहा गया है कि शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाएगा। शेड्यूल्ड एरिया ये घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। इसका एरिया चाहे बढ़ाना हो चाहे एरिया घटाना हो, ये सब कार्य कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। शेड्यूल्ड एरिया में जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं उनका प्रशासन किया गया है केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट एरिया को छोड़कर। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनका प्रशासन कौन से में है? 244(2) में, यानी कि छठी अनुसूची में। अंतर सिर्फ इतना है कि ये वाली जनजातियां और ये वाली जनजातियां दोनों का कल्चर और दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, इसलिए इनका प्रशासन 244(2) में है, इनका प्रशासन 244(1) में है। शेड्यूल्ड एरिया इनको कहा गया है, इनको क्या कहा गया है? ट्राइबल एरिया कहा। वो ट्राइबल एरिया, और ट्राइबल एरिया में भी 3 राज्य बताए गए हैं। कौन? नहीं, 4 राज्य बताए गए हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके ये 4 राज्य बताए गए हैं। और इन 4 राज्यों के लिए 10 ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल 10 बताई गई थी। 10 ऐसे करके होती हैं। ये 10 या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस ट्राइब काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सामने का मिल जाएगा। तो ये जो होती है 10 बताई गई हैं। इन राज्यों में कुल मिलाकर 10 हैं। इसमें असम में कितनी हैं? 3। एक का नाम क्या है? कछारी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिमा हसाव। कसारी, कछारी या फिर दिमा हसाव। दूसरा कौन सा है? बोडोलैंड, बोडोलैंड। तीसरा कौन सा है? कार्बी आंगला, कार्बी आंगला। ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों आपको असम में मिलेंगे। मेघालय में कौन कौन सी मिलेगी? गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों कहाँ मिलेंगे? जनजातीय क्षेत्र, ये आपको मेघालय में मिलेंगे। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल एरिया काउंसिल, त्रिपुरा हिल एरिया काउंसिल, ये कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा में मिलेगा। अब मिजोरम में आपको कौन कौन से क्षेत्र मिल जाएंगे? मिजोरम में 3, चकमा, मारा, लाई। ये 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ मिलेंगे? मिजोरम में मिलेंगे। इसके बारे में आपको अगर गवर्नेंस के अधिकार बताए हैं कि राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? इन शेड्यूल्ड एरिया के क्षेत्रों में। इसमें कुछ स्पेशल राज्य हमारे शामिल हो जाते हैं, जैसे कि अगर बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी शेड्यूल्ड एरिया घोषित किए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर हो जाएंगे। नॉर्थ में अगर बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये हो जाएगा। और अगर बात करें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने राज्य हैं जहां पर हमारे शेड्यूल्ड एरिया घोषित किए गए हैं। इस सबसे जानकारी का कुछ खास मतलब नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो, बढ़िया है। अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना, ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एकदम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और दूसरा कौन सा? तेलंगाना। फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इधर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इन राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया इस समय घोषित किए गए हैं। किसके द्वारा घोषित किए गए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की अगर शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल क्या करेंगे? संसद के या फिर राज्य विधानमंडल के किसी कानून को लागू करने से मना कर सकते हैं या उसको संशोधित स्वरूप में यहाँ पर लागू कर सकते हैं। किसकी शक्तियों के द्वारा? राज्यपाल की शक्तियों के द्वारा। और अगर देखें यही पर ये लोग क्या करते हैं राज्यपाल? ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, राज्यों में राज्यपाल एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। सदस्य कितने हो सकते हैं? 20 मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। कैसे करके बांटेंगे? कैसे करके बांटेंगे 20 सदस्य? कॉपी में सदस्य हैं 3/4 कौन होंगे और बच्चे बाकी कौन होंगे? बाकी मनोनीत होंगे, बाकी मनोनीत होंगे, ये वाले मनोनीत होंगे, बाकी मनोनीत होंगे, वाले जनजाति उसी राज्य के जनजाति में विधायक होंगे, उनमें से 3/4 सदस्य ले लिए जाएंगे और
और बाकी के सदस्यों को क्या कर देंगे, मनोनीत कर देंगे। इतना हमारा हो गया था 5वें अनुसूची के बारे में, आर्टिकल 244 244 के बारे में बताया गया था कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जनजातियां रहती हैं उनको क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, ट्राइबल एरिया घोषित करेंगे। 4 राज्य बताए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम में कछारी, डिमासा, बोडोलैंड और कार्बी आंगलंग। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल एरिया काउंसिल और मिजोरम में चकमा, मारा, लाई। ये 10 जिले ऐसे हैं, इन 10 जिलों में क्या किया जाएगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका गठन किया जाएगा और इसके गठन के माध्यम से यहाँ का प्रशासन चलाया जाएगा। राज्यपाल इन्हीं से पूछ के चलाएगा। ये मिनी संसद के रूप में कार्य करते हैं, मिनी संसद के रूप में कार्य करते हैं। और छठी अनुसूची को क्या कहते हैं, संविधान का जनजातियों के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का जनजातियों के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे छठी अनुसूची या 244(2), इसको क्या कहते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। बाकी अगर केवल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, 42वां संविधान संशोधित। यहाँ तक की बात हो गई। अभी 4 राज्यों के इन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं, इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 सदस्य होंगे। इन 3 सदस्यों में से अगर बात करें तो इसमें से 26 सदस्य ये निर्वाचित होंगे। ठीक है, 26 सदस्य निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और इस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। 5 वर्ष के बाद ये हो जाएगी विजिटेड। तो हर जिले की एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, 30 सदस्यों के माध्यम से उसका संचालन किया जाएगा। तो हर जिले की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एक मिनी संसद के रूप में ट्रीट करते हैं। इतनी चीजें आपको छठी अनुसूची पर क्लियर, ये चीजें बता दी थी। इसको लिखाना बाकी रह गया था, लिख लो इसको, केटी कर लो, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। केटी कर लो, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कौन सा, ये वाला स्टेट, ये इसके 5वीं अनुसूची, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 5वीं अनुसूची अगर चाहे लिख लो, 5वीं अनुसूची में ऐसे करके लिख लो, निम्नलिखित राज्यों में, पहले छठी अनुसूची छोड़ के ऐसे लिख लो, निम्नलिखित राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत, निम्नलिखित राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र नहीं, छठी वाली का भी लिखा, छठी वाली जरूर के मतलब ये वाला जरूर वाला नहीं लिखा जाएगा। ऐसे लिखो कि निम्नलिखित राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत, 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, अधिसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। आप सबके नाम लिखो। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नंबर 2 तेलंगाना, देखो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अभी देखो बता के देखा, आराम से याद हो जाएगी कैसे करके। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। देखो हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश,
प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, देखो झारखंड, झारखंड, देखो उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और उड़ीसा। ठीक, इस पूरे नक्शे को इसे करके अगर आप लोग देखोगे, इस पूरे भारत के नक्शे देखोगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। इसको और देखें इन दोनों राज्यों को, हमारे कौन से जाते हैं? साउथ। ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मैंने इनको डिवाइड कर लेते हैं, दोनों कौन से हो जाएंगे? साउथ। इन तीन को अगर देखें कौन से हो जाएंगे? वेस्ट। हिमाचल प्रदेश को देखें कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ। एमपी और छत्तीसगढ़ को देखें ये हमारे हो जाएंगे मिडिल, और इनकी अगर बात करें ये कैसे हो जाएंगे? ईस्ट। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा शामिल नहीं होता है, पांचवी में नॉर्थ ईस्ट शामिल है। अब इनके एरिया अपने करके पार्ट से अगर लोग साउथ की बात करें, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में यहाँ पर आपको ऐसे करके दो राज्य मिल जाएंगे, कौन सा? आंध्र प्रदेश और दूसरा कौन सा? तेलंगाना। यहाँ पे कौन सा है? ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु को कौन सा मिलेगा? आंध्र प्रदेश। ऐसे करके ये तटीय क्षेत्र पूरा, और बीच में कौन सा मिलेगा? तेलंगाना। ये दोनों हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो साउथ के दो स्टेट याद रखो, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वेस्ट में पहुंच जाओ, यहाँ पे देखो गुजरात, और ये हमारा राजस्थान, और ऐसे करके देख लो कौन सा है? महाराष्ट्र। ये तीन हमारे कैसे हो जाएंगे? ये तीन हमारे वेस्ट में हो जाएंगे। इधर पहुंचो पूरब की तरफ, पूरब में जो कौन कौन से हैं? पूरब में आपको मिल जाएंगे, इसी जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा के पास में यहाँ पे दूसरा वाला मिल जाएगा, कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड और उड़ीसा, इन दोनों को अगर देख लें ये कौन से आ जाएंगे? ईस्ट में आ जाएंगे। बचा यहाँ पे मिडिल वाला एरिया, मिडिल में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला, ये कौन सा हो जाएगा? मिडिल। अच्छा, अगर नक्शे पर नजर डालोगे, एक बार नक्शे पर नजर डालोगे तो ध्यान रखना, पूरा नक्शे पर देखा करो, पश्चिम में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा, बीच में कौन सा है। आपको पता, जब भी भारत का दुनिया भर का नक्शा देखो आपको तुरंत पता होगा कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ये ना कर कोई पूछ ले अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ से चले जाए कहीं में बस देखा हो, एक बार दिख जाए कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पूछे अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, तुरंत नजर जाना चाहिए ये वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अगर पूछे मेघालय कहाँ पे, तुरंत नजर जाए कि हाँ ये वाला ऐसे करके एरिया मिलेगा, ये क्या है? ये मेघालय है। ऐसे या अगर कोई पता लगे पूछ ले कि यहाँ बताओ लद्दाख कहाँ पे, तुरंत नजर जाना चाहिए ये क्या है? ये लद्दाख है। जम्मू कश्मीर ये यहाँ पे, ये हिमाचल है, उत्तराखंड, ऐसे सारी नजर आपकी जाती है कौन सी एरिया कहाँ पर है। नक्शा ऐसे करके तैयार होता है। आप अगर ज्योग्राफी जब भी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में पूरा का बात होगा नक्शे के लिए, पूरा ज्योग्राफी में नक्शे का। तो जितना नक्शे पर नजर डालने होगे और नक्शे इतना नहीं डालोगे, सामने रख के बैठ जाओ, आप पता लगे कि हाँ आज तो पूरा का पूरा भारत तैयार करके रखें, ऐसे नहीं होगा। खाली बस कहीं घूम के आए हुए, बस खाली अगर 5 नक्शे में जरूर डाली कि कौन सी नदी कहाँ पे जा रही है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, कौन सी पता लगे धारा कहाँ पे बह रही है, ऐसे करके देखो पता है। ज्योग्राफी जितनी भी चीजें सब नक्शे के माध्यम से तैयार होती हैं। ज्योग्राफी आपका रट्टा मार कर सकती है, ऐसे करके हाँ ये जितनी भी जगह हम जब भी जगह जैसी कोई चीज आपको याद करनी हो, लोकेशन, तो लोकेशन के लिए आप लिस्ट बनाओ, लेकिन लिस्टिंग के माध्यम से कभी लोकेशन तैयार नहीं होगी। ठीक, लिस्टिंग ऐसे करके बना लो, इस लिस्टिंग को आप तुरंत मार्क कर लो, तो तैयार हो जाएगा कि कौन सी जगह है कहाँ पर। तो इसको ऐसे करके बांट लो। साउथ के वाले दो एरिया हो जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा कौन सा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वेस्ट में वाले 3, यहाँ पे जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तीनों कौन से हो जाएंगे? वेस्ट में। नॉर्थ का यहाँ मिल जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, मिडिल में 2 मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों में ये भी राज्यों को दिमाग में काट दिए गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और ईस्ट में आपको झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे मिलेगा झारखंड और उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल के नीचे क्या मिल जाएगा? उड़ीसा मिल जाएगा। इतने राज्य आपको ध्यान देने हैं 5 में सूची। आप देखो उसके आगे अगर देखो छठी अनुसूची का प्रशासन, लेकिन क्या लो छठी अनुसूची, हाँ जनजातियों का प्रशासन, छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे करते हैं? छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन या जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें देखो पहला पॉइंट अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 244(2)
के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है, हमें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का देखोगे तो यहाँ से ये मिलेगा आपको, इसे करके अरुणाचल प्रदेश का मिलेगा, इसे करके नागालैंड का मिलेगा, मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिल जाएगा त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। इधर देखोगे यहाँ पे आपको एक राज्य मिलेगा, कौन सा है, ये मेघालय, ऐसे तो मिल जाएगा मेघालय। जो बीच का एरिया बचा हुआ ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा असम। यहाँ से देखोगे कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये हो जाएगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे इसे करके क्षेत्र ऐसे मिल जाएगा अलग से, ये कौन सा है, त्रिपुरा। 7 राज्य हो गए। यहाँ पे इसे करके देखोगे ये राज्य कौन से मिलेगा, सिक्किम, ये वाला पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। इसमें असम को छोड़कर, असम को देखोगे सभी राज्यों टच करता है, ऐसे करके। इसमें अगर देखें कौन कौन से राज्य आ जाए यहाँ पे, एक आ जाएगा देखो असम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा स्टेट है कौन सा, असम, ये मिल जाएगा। असम का अगला कौन सी राज्य कौन सा मिल जाएगा, मेघालय, इधर देखोगे मिल जाएगा इधर त्रिपुरा, और यहाँ मिल जाएगा इधर के मिजोरम। इधर का एरिया पूरा छूट जाएगा, ठीक है, इधर का एरिया पूरा कैसे करके छूट जाएगा, यानी कि जो हमारा सीमावर्ती राज्य हैं 3 इधर के, इन सीमावर्ती राज्यों को छोड़कर बाकी के इधर के 4 राज्य बचे हुए हैं, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कौन सी सूची में है, 244 लोगों के अंतर्गत 6 तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य। इसमें भी अगर असम की अगर बात करें तो हर राज्य में हमारी क्या की जाती है, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, जहां जहां जो क्षेत्र होंगे जहां पर जनजातियां, पूरा असम नहीं है, ठीक है, पूरा असम में, जैसे मान लिया यही बात असम में आपको ऐसे करके मान लिया इतना ऐसे करके जिला है, मान लिया ऐसे कछारी या नीमासा है, तो केवल इसी के लिए इतने एरिया के लिए क्या कर दिया जाएगा, इतने एरिया को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रूप में इसे संचालित किया जाएगा। संसद का कानून बाकी पूरे असम पे लागू होगा, ठीक है, लेकिन इस एरिया पे लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल अपनी अनुमति ना दे। यहाँ पर भी राज्यपाल को वैसे पावर्स होती है, कुछ ज्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पर राज्यपाल से भी ज्यादा अथॉरिटी किसके पास हो जाती है, इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास। ये मिनी संसद के रूप में कार्य करती है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के संबंध में, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के संबंध में, 4 राज्यों के संबंध में शासन चलाने के लिए, स्वायत्त जिला परिषदें, स्वायत्त ऑटोनॉमस, शासन चलाने के लिए स्वायत्त जिला परिषदें गठित की जाती हैं, स्वायत्त जिला परिषदें गठित की जाती हैं। अगला पॉइंट, ऐसी 10 जिला परिषदें, ऐसी 10 जिला परिषदें कार्यरत है, ऐसी 10 जिला परिषदें कार्यरत है, ठीक है। 10 के नाम दिखाई नहीं पड़े, लिखे हुए सब 10 के 10 नाम लिखे नहीं लिखे तो ऐसी 10 जिला परिषदें हमारी कार्यरत है जहां पर कार्य किया जाता है। अगली हेडिंग लो, स्वायत्त जिला परिषद, ADG।
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसलिए पहला पॉइंट। स्वायत्त जिला परिषदों में, स्वायत्त जिला परिषदों में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषदों में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 का चुनाव किया जाता है। वहीं के लोग करेंगे, अपनी जिले की परिषद का चुनाव करेंगे जहां जहां पर ये होंगे, जिनमें से 26 का चुनाव किया जाता है। जबकि 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सबके सब सदस्य इन्हीं जनजातियों को, जिस क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र का बोडोलैंड है तो बोडोलैंड की अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो बोडोलैंड में जो जनजातियां रहती होंगी उसी जनजाति के 30 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें 26 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा बोडोलैंड के लोगों के द्वारा और 4 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर दिया जाएगा बोडोलैंड से। ठीक है, ये 4 सदस्यों में बात हो सकता है, ये बाहर के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन होंगे जनजातीय। ठीक है, तो होंगे सब जनजातीय, जनजातियों के अलावा और कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं कर सकते। पर इसका अनुवाद इतना होता है कि 26 हैं, ये तो उसी जगह से होंगे। 4 सदस्य कहीं से भी मनोनीत कर सकते हैं, जिनको राज्यपाल विशेष विशेषज्ञ के तौर पर मनोनीत करना आवश्यक समझे। अगला पॉइंट देखो, इन सभी सदस्यों का कार्यकाल, इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जैसे 5वीं अनुसूची में हमारे पास क्या आई थी, 5वें में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आई थी। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये आई थी 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में क्या आया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्राइब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये यहाँ पर आई है। यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ये शब्द कौन सा आया है, ऑटोनॉमस। ठीक है, ये ऑटोनॉमस है। और यहाँ पे देखिए ये शब्द कौन सा है, एडवाइजरी। ये एडवाइजरी है और ये ऑटोनॉमस है। तो इन दोनों के अगर अंतर की अगर बात करें तो जो टीएसी होती है 5वीं अनुसूची के तहत जो काउंसिल बनाई जाती हैं, इनका अधिकार सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्तियों तक होता है। ये सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को सलाह दे सकती हैं, राज्यपाल पर इनकी सलाह उस तरीके से बाध्यकारी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। लेकिन जो ये होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये ऑटोनॉमस के रूप में कार्य करती है, स्वायत्त के रूप में कार्य करती है। इनके पास विधि और न्याय का भी अधिकार होता है। ठीक है, मतलब राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से ही करेंगे। इनकी सलाह पर ये सलाह है जिस प्रकार के कार्य करने के लिए, तो इनका किया हुआ कार्य बाध्यकारी होगा राज्यपाल के लिए, लेकिन फैक्ट एडवाइजरी काउंसिल की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये कैसी एडवाइजरी है, ठीक है, ये सलाहकारी है, लेकिन ये कैसी है, ये ऑटोनॉमस है। जैसे करके प्रशासन चलाएगा इसी के माध्यम से ही चलाया जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की मिनी पार्लियामेंट, लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट इसको कहते हैं। ये इसी को कहते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। स्वायत्त जिला परिषदें, स्वायत्त जिला परिषदें विधि निर्माण, स्वायत्त जिला परिषदें विधि निर्माण एवं न्यायालय के रूप में, एवं न्यायालय के रूप में कार्य करती हैं,
कार्य करती है। ये परिषदें पांचवी अनुसूची के जनजातीय सलाहकार परिषद से, ये परिषदें पांचवी अनुसूची के जनजातीय सलाहकार परिषदों से इस अर्थ में भिन्न है, जनजातीय सलाहकार परिषदों से इस अर्थ में भिन्न है, कि जनजातीय सलाहकार परिषद सिर्फ सलाहकारी निकाय, जनजातीय सलाहकार परिषद सिर्फ सलाहकारी निकाय है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, अधिकारी नहीं होती, सिर्फ सलाहकारी निकाय है। अगला पॉइंट, छठी अनुसूची को पूर्वोत्तर भारत के जनजातियों के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, उत्तर भारत की जनजातियों के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एसटी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है 42वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान तरीके में का क्वेश्चन है, तो कौन सा लगाना है? तो 42 वाला लगाना है। क्वेश्चन है जनजातियों के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? तो छठी अनुसूची लगानी है। ठीक है, जनजातियों के लिए अगर पूछा जाए तो छठी अनुसूची लगानी है, और केवल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो 42 लगाना है। ठीक है, मतलब चाहे दोनों विकल्प में है, दोनों विकल्प में है, ये भी विकल्प में है और ये भी विकल्प में है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया हो कि जनजातियों के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं या पूर्वोत्तर भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो छठी अनुसूची हो जाएगी। लेकिन केवल अगर एक पूछा हुआ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं तो 42वें संविधान। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती ध्यान रखिए। ये हमारा हो गया पांचवी और छठी अनुसूची के क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से चलाना है। ऐसे एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे। एक हमारा टॉपिक और आ जाता है इसी ऐसे जुड़ा हुआ संघ राज्य क्षेत्र, इसी को बोला था केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र, तो हम लोग भाग 1 अगर हम लोग पढ़ते हैं संविधान का भाग 1 का आर्टिकल 1 हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। फिर इसी आर्टिकल 1 के टुकड़े दिए गए हैं और उसमें बताया गया इस संघ में क्या क्या शामिल होगा। इस संघ में 3 चीजें शामिल होंगी। इसमें संघ नहीं, इसमें आ जाएगा राज्य और दूसरा कौन सा आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, या इसी को लोग क्या कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा हमारा कौन सा है अर्जित राज्य क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र। जब लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा था तो आर्टिकल 1 में ये लिखा मिलेगा कि भारत राज्यों का संघ है और इस संघ राज्य में निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। इसमें हमारे 28 राज्य हैं वर्तमान की अगर बात करें, 28 राज्य हैं
8 संघराज्य क्षेत्र हैं और 0 अर्जित राज्य क्षेत्र। कोई भी अर्जित राज्य क्षेत्र इसमें अब नहीं, पहले आता था इसमें एक अर्जित राज्य क्षेत्र आता था। कौन सा था? कौन सा अर्जित राज्य क्षेत्र आता था इसमें? कौन सा? सिक्किम। सिक्किम पहले था अर्जित राज्य क्षेत्र की कैटेगरी में आता था। अर्जित में अर्जित किया था किसी और का क्षेत्र था। सिक्किम को स्वायत्त क्षेत्र था, एक स्वतंत्र देश था। बाद में आगे चलकर हमने 1975 में इंदिरा गांधी के समय उसको मिलाया गया था 35 और 36 का संविधान संशोधन द्वारा। तो पहले उसको अर्जित राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। बाद में उसको अपने 22वां राज्य बनाया गया था बाद में। तो ध्यान रखना है यहाँ पर 28 राज्य और 8 संघराज्य क्षेत्र वर्तमान में शामिल हैं। इन 8 संघराज्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन संघराज्य क्षेत्रों 3 की पोजीशन अलग है और बाकी के 5 की पोजीशन अलग है। इन 3 की अगर बात करें, एक कौन सा है? दिल्ली। दूसरा कौन सा है? पुदुचेरी। और तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। 3 संघराज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अलग है, बाकी के जो है 5 रखे हुए हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी अलग है। अब इन संघराज्य क्षेत्रों के बारे में अगर और देखें तो संघराज्य क्षेत्र जो हमारे हैं ये संविधान के कौन से भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए कौन सा भाग है संविधान को बता दो। भाग का भाग आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल से बता दो कोई। अरे नहीं, हां पहले आर्टिकल बता दीजिए, भाग भूल गए यार। आर्टिकल का हम बता दें, बता आर्टिकल कौन बताएगा? अच्छा आर्टिकल बता दो इसमें कौन से आर्टिकल में है संविधान के? आर्टिकल में कौन से? 104 नहीं, 1 से 4। ये सिर्फ नहीं, वो तो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कौन से भाग का गया आर्टिकल? ये है ना। चलो आर्टिकल हम बता दे रहे हैं, उसके बाद भाग बता दो। आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 तक के प्रावधान किसके बारे में किए गए हैं? संघ राज्य क्षेत्र के प्रावधान। आप बताओ कौन सा भाग? इसके आसपास वाले आर्टिकल ध्यान करो थोड़े को। सही है। संविधान के भाग 8 में है। संविधान के भाग 8 में इसका प्रावधान है संघराज्य क्षेत्र में ध्यान करो 241 तक आया है। 241 में क्या शुरू हो जाता है? भाग पोस्टर जो है नेशनल पंचायत, उससे पहले कौन सा बचा हुआ है? भाग 8 आ जाएगा। ठीक, तो संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक का कॉन्सेप्ट किसके बारे में किया गया है? संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कॉन्सेप्ट किया गया है। ये संघ राज्य क्षेत्रों को अंग्रेजों के समय हम लोग क्या कहते थे? आयुक्त के प्रति, आयुक्त के शहर, आयुक्त के नगर, आयुक्त के नगर। ठीक है, हम लोगों ने ध्यान किया होगा जब उन्होंने संविधान स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको बताया गया था कि संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 लोग होने थे। ध्यान है, इन 389 लोगों में से 296 अलग किए गए थे और 93 अलग किए गए थे। ऐसे किए थे जो 296 हैं, इनमें से भी 292 अलग हैं और 4 अलग हैं। जो 4 थे वो ये थे आयुक्त के, जो आयुक्त वाले थे यही से कमिश्नर। तो जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र है इन्हीं को उसमें सिटी ऑफ कमिश्नर्स के नाम से जानते थे अंग्रेजों के, आयुक्त के नगर। तो क्योंकि इनकी पोजीशन थोड़ी सी अलग थी इसीलिए इनको क्या कर दिया गया था? एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। पूरी तरीके से स्टेट को नहीं बनाया गया था, इनको ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जो कुछ हद तक केंद्र, जो हमारा सेंटर है, सेंटर के अधीन काम कर सके। अंग्रेजों के समय इनको आयुक्त के नगर कहते थे। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होने के बाद हमने अपने जितने भी राज्य थे इनको सबको 4 ABCD करके हिस्सों बांट दिया गया था और उसी के बाद में जब इनको भारत का एकीकरण किया गया तो एकीकरण करने के बाद संविधान में एक भाग शामिल किया गया था, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 तक। और इसमें हमने क्या किया? अपने संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि ऐसे नगर हैं जिनकी या तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलग है, या तो यहाँ का कल्चर अलग है, और या तो इस क्षेत्र पर केंद्र की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसलिए इनको संघ राज्य क्षेत्र यानी कि है तो राज्य लेकिन किसके द्वारा संचालित है? संघ के द्वारा संचालित है। ऐसे जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर समझो दिल्ली है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पर समझो। जैसे मान लिया दिल्ली है और हमने मान लिया दिल्ली ये पूरी तरीके से राज्य मान लिया, फिलहाल कोई संघ राज्य क्षेत्र है। हमने मान लिया कि दिल्ली अगर एक पूरी तरीके से स्टेट होता, एक राज्य होता, तो दिल्ली में ही केंद्र की सरकार कार्य करती है और दिल्ली में ही अपनी एक राज्य होती। तो राज्य कहाँ तक स्वायत्त है, केंद्र अपने स्तर पे कार्य करता है, राज्य अपने स्तर पे कार्य करता है। तो अगर दिल्ली में किसी
और की सरकार आ जाती, ठीक है, और केंद्र में किसी और की सरकार आ जाती, तो पता लगे प्रधानमंत्री संसद में जा रहे हैं ना, अभी करा तुमको पहले यार ट्रैवल का मिल गया, उसके बाद जाना हो सकता है। थोड़ा सा अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन को तब सोचे, जैसे मान लिया कि अभी तो हमारी संसद दिल्ली से कार्य करती है, अगर हमारी संसद कलकत्ता से कार्य कर रही है, हमारी संसद अगर पश्चिम बंगाल की कलकत्ता से कार्य करे, तो पश्चिम बंगाल से तो केंद्र सरकार बनती नहीं, बनती है कभी नहीं बनती। तो ऐसे पश्चिम बंगाल की सरकार अपनी मनमानी कर सकती नहीं कर सकती। तो इसके लिए जरूरी है कि जहाँ पर हमारी संसद कार्य कर रही है, जहाँ हमारा पूरा सचिवालय कार्य कर रहा है, उतना अच्छे से इसके कंट्रोल में कार्य करना चाहिए, केंद्र सरकार के कंट्रोल में कार्य करना चाहिए। इसीलिए दिल्ली को क्या घोषित किया गया है, एक संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। तो बेसिक्स के तौर पे आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि संघ राज्य क्षेत्र जो है, इनका प्रशासन कौन से भाग में है, भाग 8 में है। आर्टिकल पूछा जाए तो 239 से 241 तक है। वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, 8 हैं, जिनमें से 3 की पोजीशन थोड़ी सी अलग है। एक कौन सा, दिल्ली, दूसरा कौन सा, पुडुचेरी, और तीसरा कौन सा, जम्मू कश्मीर। और अगर हम लोग हिंदी के बारे में बात करें, तीन आपको कुछ समझ आ सकते हैं। एक समझ आ सकता है 1973 का, दूसरा आपको समझ आ सकता है 1991 1992 का, और तीसरा एक समझ आ सकता है 2006 का, एक और समझ आ सकता है 1962। ये जिन्हें समझ आ रहा है इतने समझ में क्या कर सकते हैं। 1962 की अगर बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पौंडीचेरी के लिए एक विधानमंडल का गठन किया गया था। विधेयक में आ रहा है, पहले एक ओवरव्यू देख लेते कैसे करते हैं। 1962 में हमने पौंडीचेरी के लिए एक विधानमंडल का गठन कर दिया। 1973 की अगर बात करें तो ये था मिनिकॉय, एक था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और ये क्षेत्र और है, ये क्षेत्र और भी ध्यान रखना है। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर 1973 में हमने क्या नाम दे दिया था, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को लक्षद्वीप के रूप में कब गठित किया गया था, 1973 में गठित किया गया। क्षेत्र में ध्यान दिया, इसका नाम बता क्या है, 3 क्षेत्र है, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, अमिनद्वीप। एक क्षेत्र और इसका नाम क्या है, अमिनद्वीप। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर 1973 में हमने क्या नाम दिया इसका, लक्षद्वीप नाम रख दिया। 1991-92 की बात करें, ये हमने किसके लिए प्रावधान किए हैं, दिल्ली के लिए प्रावधान किए थे। दिल्ली के लिए विधानमंडल का गठन किया गया था, और दिल्ली का नाम बदलकर रखा गया था दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीटी। ठीक है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है एनसीटी, एक होता है एनसीआर। दोनों में अंतर बता सकते हैं? सर जैसे एनसीआर में जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे यूपी का गाजियाबाद है, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, वो सारे शामिल कर लिया था एनसीटी में। थोड़ा पता है, थोड़ा बहुत भी अगर और कब एनसीटी किसको कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में बोलते हैं, किसको कहते हैं एनसीटी, किसको, मेन दिल्ली में सेंटर वाले दिल्ली, जहां पर दिल्ली की सरकार की अधिकारिता लागू होती है। यानी कि जैसे दिल्ली में किसकी, रेखा गुप्ता की सरकार, तो रेखा गुप्ता की सरकार जहां तक मान्य होगी उनको क्या कहते हैं, उनको एनसीटी कहते हैं। एनसीआर का एरिया और बड़ा हो जाता है, तो एनसीआर जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नोएडा एनसीआर में आता है, लेकिन नोएडा पर दिल्ली की सरकार की अधिकारिता थोड़ी लागू होगी। मेट्रो आएगी, दिल्ली की मेट्रो नोएडा तक आएगी, आराम से दिल्ली की सुविधाओं का लाभ उठाओ नोएडा तक, लेकिन नोएडा में सरकार यूपी की लागू होगी, नोएडा में सरकार दिल्ली की लागू नहीं होगी। ठीक है, दिल्ली में अगर कोई अपना इंडस्ट्रियल एरिया चलाना है तो उसकी कार्यालय खोल लो नोएडा में, वही सुविधाएं मिलेंगी जो आपको दिल्ली में नहीं मिलती, लेकिन नोएडा आएगा ये दिल्ली। ठीक, इसको होते हैं एनसीआर। तो दिल्ली की सुविधाओं को आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध करा देना एनसीआर कहलाता है, और जो कोर दिल्ली है उसको क्या कहते हैं, एनसीटी कहते हैं। ये कब किया गया, 1991 और 1992 एक संविधान संशोधन लाया गया था। 2006 की अगर बात करें तो 2006 में जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी, इस पौंडीचेरी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, पुडुचेरी। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे लाना, अभी बेसिक्स ले रहे हैं, जहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसे करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा करके कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को मिलाकर 1973 में लक्षद्वीप का गठन किया गया था। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और अमिनद्वीप। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर लक्षद्वीप का गठन किया गया था। समय अगर पूछा जाए 1973, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसी तरह। दूसरा, पौंडीचेरी के विधानमंडल का गठन कब किया गया था, 1962 में। अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो बता सकते हैं, बताया
से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे करके आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र, इनमें से कितने संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल कार्य करते हैं? 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विधानमंडल कार्य करते हैं। मतलब इन 3 संघ राज्य क्षेत्रों में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इन 3 संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री होता है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर है उपराज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक या उपराज्यपाल जिनको एलजी कहते हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। ऐसी क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फिर क्वेश्चन आएगा दिल्ली के उपराज्यपाल, दूसरा दिल्ली के राष्ट्रपति, दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति का करेगा। मुख्यमंत्री होते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यहाँ के मुख्यमंत्री तीनों की बात करें, तीनों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। पहले बेसिक से लो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं रेडी कर लो संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र पहला पॉइंट, संविधान के भाग 8 में, मतलब भाग दिमाग से निकल गए हैं, कौन 25 में से भाग दिमाग से निकल गए, कौन से भाग में क्या है? अनुसूची याद है? अनुसूची निकल गई, यस सर याद है? भाग निकल गए हैं, क्या करने पड़ेंगे? भाग अनुसूचियां तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना। भाग अनुसूची देगा, 4 अनुसूची दे देगा या 4 भाग दे देगा, मैं सीधा फॉलो कर जाएगा। ये नहीं पूछेगा, सिंगल नहीं पूछे भाग 4 में क्या है, मतलब एसएससी और सीवन में वाले पूछते हैं। 5 तक सही से रहने में याद है। और से 5 तक याद है, 25 बताओ और बाकी की लिस्ट तो मिलाई में करेंगे। याद रखने सब भाग और अनुसूची तो पता ही होना चाहिए। भाग अनुसूची क्या है? ये क्वेश्चन भाग अनुसूची भाई याद है और समानता में इसका फॉलो जाएगा। 4 इधर देगा, 4 इधर देगा, मिलाने के लिए देगा, या तो 4 इधर देगा, 4 इधर देगा, कहेगा ये सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ऐसे करके पूछेगा। ये विषय नहीं कि संविधान मूल अधिकार कौन से भाग में, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, 4 देगा इधर से और 4 इधर से, अब मिलाओ और ऐसे ऐसे भाग देगा ना तो नजर में नहीं आते। मूल अधिकार है, मूल मतलब बाईचांस आ रहा है, पर देगा निर्वाचन, राजभाषा, आपातकालीन प्रावधान, ऐसे लगती है। ये वाले तो ध्यान ही नहीं देते, मूल अधिकार तो जब तक आते रहते हैं, इन वाले तो नजर भी जाने कौन सा, यही वाले ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है उससे फोकस रखो। जैसे कि मैंने 2019 में क्वेश्चन भेजे थे, 2024-25 में जितने पेपर हुए हैं वो सब ने भेजे थे ग्रुप में, उन पर नजर डालो एक बार कि कैसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन एक चीज जानता हूं, जितने आंसर लगे हुए हैं वो एक गलत हो सकते हैं। वो इसलिए गलत हो सकते हैं क्योंकि आयोग के ऑफिशियल आंसर की के लगे हुए आंसर है, और आयोग की आदत है कि जब भी क्वेश्चन का आंसर देगा तो 2-4 क्वेश्चन के तो आंसर गलत लगाया जाएगा। जैसे अभी आप अगर पहला ही पेपर है उसको खोलोगे तो पहला पेपर आपको हमेशा दिखाने का मिलेगा, उसमें क्वेश्चन मिलेगा कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? आंसर लगा हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार है। ठीक है ना, बिहार। तो ऐसे अगर 2-4 क्वेश्चन तो गलत मिल सकते हैं क्योंकि वो ऑफिशियल आंसर की से है, वो आयोग ने रिवाइज आंसर की जारी करता है। ठीक है, इसलिए तो वो अपने अलर्ट, बाकी क्वेश्चन का एक पैटर्न समझ जाओ उससे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं उसको भेजा आंसर समझने के लिए नहीं भेजा कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, इसलिए नहीं भेजा। वो इसलिए भेजा ताकि क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाओ कि कैसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन अगर 2024-25 से पुराने हैं। ठीक, अगला पूछता है संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से, अनुच्छेद 239 से 241 तक, 241 तक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र, वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र तो बताइए कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र है? वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र है। अगला पॉइंट, संघ राज्य क्षेत्र
संघ राज्य क्षेत्र दो प्रकार के हैं। संघ राज्य क्षेत्र दो प्रकार के हैं। नंबर 1 विधानमंडल वाले, विधानमंडल एवं मुख्यमंत्री वाले, विधानमंडल एवं मुख्यमंत्री वाले। नंबर 2 विधानमंडल एवं मुख्यमंत्री वाले। नंबर 2 बिना विधानमंडल एवं मुख्यमंत्री वाले, बिना विधानमंडल एवं बिना मुख्यमंत्री वाले, बिना विधानमंडल एवं बिना मुख्यमंत्री वाले। अगला पॉइंट, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है, विधानमंडल है। अगला पॉइंट, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पौंडीचेरी के लिए, पौंडीचेरी जिसको पुदुचेरी कहते थे, पौंडीचेरी के लिए एक विधानमंडल, पौंडीचेरी के लिए एक विधानमंडल का गठन 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से पौंडीचेरी के लिए एक विधानमंडल का गठन करते हुए मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया, मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट, 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर, 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। अगला पॉइंट, 1973 में मिनीकॉय 1973 में मिनीकॉय लक्षद्वीप, मिनीकॉय लक्षद्वीप और अमीन दीवी, मिनीकॉय लक्षद्वीप और अमीन दीवी को मिलाकर मिनीकॉय लक्षद्वीप और अमीन दीवी मिनीकॉय लक्षद्वीप और अमीन दीवी
को मिलाकर लक्षद्वीप के रूप में पुनर्गठित किया गया। लक्षद्वीप के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगला पॉइंट 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 69 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 1992 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 1992 मतलब 1991 में आया 1992 में लागू। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 एवं 1992 के द्वारा दिल्ली के लिए विधानमंडल का गठन करते हुए दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ये जो दो भी संविधान संशोधन आए हैं, एक कौन सा 14वां संविधान संशोधन और दूसरा कौन सा है 69वां संविधान संशोधन। इन दोनों संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ आर्टिकल छोड़े गए थे। 14वें के माध्यम से आर्टिकल छोड़ा गया था, आर्टिकल 239 ए। आर्टिकल 239 में किसका कॉन्सेप्ट किया गया है? पौंडीचेरी के लिए विधानमंडल का गठन किया गया है। आर्टिकल पूछा जाए कौन सा है 239 ए। और अगर 69वें के माध्यम से पूछा जाए, दो आर्टिकल जोड़े गए हैं। एक कौन सा है 239 ए और 239 ए बी। 239 ए और 239 ए बी। 239 ए के माध्यम से दिल्ली के लिए विधानमंडल का गठन किया गया और 239 ए बी के माध्यम से दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी दिल्ली किया। दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली एनसीटी ये कर दिया गया। तो ये तीन आर्टिकल बता दे रहे हैं। बाकी 239 से 241 तक कुछ नहीं याद करना है। ये तीन आर्टिकल ध्यान रखो। 239 ए कौन सा संविधान संशोधन है? 14वां संविधान संशोधन। पौंडीचेरी के लिए एक विधानमंडल का गठन किया गया। 239 ए 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली के लिए विधानमंडल का गठन। 239 ए बी 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी दिल्ली। याद रखें तीनों। देखो 239 ए और 239 ए बी तीन आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले किसके लिए? पौंडीचेरी के लिए, फिर दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली का नाम बदलकर। ठीक है, तीनों आर्टिकल ऐसे कर लो। 14वां संविधान संशोधन, उसके आगे 239 ए पौंडीचेरी के लिए। हाँ 239 ए पौंडीचेरी के विधानमंडल, दिल्ली के लिए विधानमंडल, दिल्ली का नाम परिवर्तन। 14वां संविधान संशोधन, उसके आगे 239 ए पौंडीचेरी के लिए विधानमंडल का गठन। 239 ए पौंडीचेरी के लिए विधानमंडल का गठन। फिर 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, उसके आगे 239 ए दिल्ली के लिए विधानमंडल का गठन। 239 ए दिल्ली के लिए विधानमंडल का गठन। और 239 ए बी इसमें लिखो दिल्ली का नाम बदलकर
का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का 239 ए भी 239 ए में हो जाएगा दिल्ली के विधानमंडल का गठन और 239 ए बी इसलिए वो दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। जो हम लोगों ने संविधान राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति का पढ़ते समय 14वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन ये दोनों आए थे। इनके साथ साथ एक संविधान संशोधन कोई और आया 70वां, उसके माध्यम से क्या है जम्मू कश्मीर के सरकार। बताओ आप पहुंचे सही जगह हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। अपन सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी गलत है। बताओ कौन सा 70वें संविधान संशोधन क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने के लिए, तो दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 70वां। क्वेश्चन आपसे इसे करके बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल है किंतु वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है? तो दो हमारे ऐसे हैं जो जिनमें विधानमंडल है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा है जहाँ पर अभी तक विधानमंडल है लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता। ठीक है, जब लोग राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अभी तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। अगर वो करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहा यह गया कि आगे चलके जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। इसलिए अब देखो इनका प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की अगर लोग बात करें तो पहला पॉइंट तो यह है कि संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं, ये क्रम ऐसे करके लिख लेंगे संघ राज्य क्षेत्र और दूसरी तरफ में लिख लेते बाकी के राज्य, कंपेयर कर लेते दोनों के। देखो संघ राज्य क्षेत्रों की अगर बात करें, ये उन राज्य क्षेत्रों की बात करें जहां पर मुख्यमंत्री होता है। जहां पर नहीं होता उनका प्रशासन डायरेक्ट केंद्र के माध्यम से चला जाता है। जहां पर मुख्यमंत्री होते वहां की बात कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, तीन राज्यों की बात कर रहे हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों की अगर बात करें, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कंपेयर करो वहां से, राज्य में कौन करता है? दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर देखें, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं ये राज्य सूची के एवं समवर्ती सूची के, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर शक्तियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे बाकी राज्य प्राप्त करते हैं ऐसे ये भी संघ राज्य क्षेत्र राज्य सूची के और संबंधित सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता रखते हैं। लेकिन इनकी इस अधिकारिता के होते हुए भी संसद की अधिकारिता कम नहीं होती। मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य सूची और संबंधित सूची दोनों पर कानून बना सकती है। इधर हम लोग पुदुचेरी की अगर बात कर रहे हैं, दिल्ली को छोड़ दिया, दिल्ली को क्यों छोड़े देखेंगे। अगर हम लोग पुदुचेरी की अगर बात करें तो पुदुचेरी की सरकार भी राज्य सूची और संबंधी सूची दोनों पर कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के लिए कोई भी कानून बना सकती है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती। बात वो अलग है 249 वाला, वरना उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश ही कानून बनाएगा, क्योंकि ये कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए संसद कानून नहीं बना सकती। क्लियर है की बातें? अब हम पुदुचेरी पे लौटते हैं। अगर पुदुचेरी की पुलिस की अगर बात करें तो पुदुचेरी पुलिस के लिए पुदुचेरी की सरकार तो कानून बना ही सकती है, लेकिन इसकी ये कानून बनाने की शक्ति संसद की कानून बनाने की शक्ति को सीमित नहीं करती। मतलब संसद राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तीनों ही सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब बाकी के राज्यों के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून नहीं बना सकती है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संसद तीनों ही विषयों पे कानून बना सकती है। मतलब राज्य सूची के विषयों पर कानून पुदुचेरी भी बना सकता है, दिल्ली भी बना सकता
सकता है, दिल्ली की सरकार होगी और जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएगी। लेकिन उसी राज्य सूची के विषय पर अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो राज्य का कानून कैसा, उस संघ राज्य क्षेत्र का कानून कैसा हो जाएगा, देश के बाद में, ठीक है, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। संसद तीनों ही विषयों पे कानून बना सकती है उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए। अब अगर इन तीन की बात करें, एक कौन सा है, दिल्ली, दूसरा बात पुडुचेरी और तीसरा कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। इनमें अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। पुडुचेरी की अगर बात करें, इसको भी राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस, भूमि और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इन तीन के लिए कानून नहीं बना सकती, ठीक है। दिल्ली की जो सरकार होती है ये तीनों ही राज्य सूची के विषय हैं, पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था, ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। लेकिन इन तीनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की सरकार के पास नहीं होता। तो दिल्ली की जो पुलिस होती है वो किसके कंट्रोल में काम करती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है या पौंडीचेरी की पुलिस है या जम्मू कश्मीर की पुलिस है, ये जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी या उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी। लेकिन दिल्ली की पुलिस किसके कंट्रोल में कार्य करेगी, ये दिल्ली के गृह मंत्रालय के कंट्रोल में कार्य करेगी। अभी निकली हुई है वैकेंसी किसने निकाली है, एसएससी के माध्यम से निकली है, ठीक है। DSSC बोर्ड जो वहां का था उसने नहीं निकाली, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली, किसने निकाली है, एसएससी ने निकाली है। और एसएससी किसके कंट्रोल में कार्य करती है, केंद्र सरकार, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बाकी से एक तो एक चीज ध्यान रखनी कि जितने भी हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं यहाँ पर विधानमंडल है, ये राज्य सूची और संबंधित सूची पर कानून बना सकते हैं जैसे कि बाकी राज्य बनाते हैं। लेकिन संसद बाकी राज्यों में राज्य सूची पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों की ये राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति को सीमित नहीं करती। मतलब संसद इन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। यूपी नहीं बना, यूपी में ऐसा नहीं हो सकता है। यूपी में, उत्तराखंड में यहाँ पर राज्य सूची पर संसद कानून नहीं बना सकती। लेकिन इन तीनों संघ राज्य क्षेत्रों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अगर बात करें इन तीनों ही संघ राज्य क्षेत्रों में, इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों को राज्य सूची के सभी विषय प्राप्त है, यानी जितने शक्तियां उत्तर प्रदेश को प्राप्त हैं उतनी शक्तियां इनको प्राप्त है। बस इतना सा अंतर है कि इन्होंने भी अगर अपने राज्य की पुलिस के लिए कोई कानून बनाया, भाई उन्होंने भी बनाया अपने राज्य की पुलिस के लिए कोई कानून बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर संसद अगर चाहे तो पुडुचेरी की पुलिस के लिए स्वयं कानून बना सकती है, उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा नहीं कर सकती। दिल्ली की सरकार के पास तो ये तीन अधिकार नहीं है, वो बना ही नहीं सकती है, पुलिस पर, भूमि पर, कानून व्यवस्था, तीन विषय ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसे लग जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कौन से राज्य सूची के विषय पर दिल्ली की सरकार कानून नहीं बना सकती, दिल्ली का विधानमंडल कार्य नहीं कर सकता है। तीन है हमारे, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के लिए भूमि और दिल्ली की कानून व्यवस्था। ये तीन किसके कंट्रोल में कार्य करती है, केंद्र सरकार। यहाँ तक की बातें क्लियर। तो पहला पॉइंट याद रखो कि संघ राज्य क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरी बात, संघ राज्य क्षेत्रों में दोनों विषयों पर यानी कि राज्य सूची और संबंधित सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है दिल्ली को छोड़कर। लेकिन इनकी ये शक्तियां संसद की शक्ति को सीमित नहीं करती। अगला पॉइंट, दिल्ली के पास तीन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। कौन सी, पुलिस, भूमि, कानून व्यवस्था। बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, क्लियर। लेकिन अगर ऐसे विषयों पर संसद ने कानून बना रखा है तो संघ राज्य क्षेत्र उस पर कानून नहीं बना सकता। क्लियर की बात है, इसको ऐसे देखो, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें को पहला पॉइंट, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, इसको एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या प्रशासक, या प्रशासक,
के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से संचालित करते हैं, अगला पॉइंट एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल। अगर इन दोनों की अगर बात करें तो जैसे हमने यूपी की बात करें, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे गवर्नर होते हैं, इनको कहते हैं राज्यपाल। यूपी है, उत्तराखंड है, एमपी है, झारखंड है, कौन होंगे, गवर्नर होंगे। भाई लोग दिल्ली का ही अगर एग्जाम्पल ले लें, दिल्ली या जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यहाँ पर गवर्नर होते हैं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ये जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये संवैधानिक पद है। कैसा है, ये संवैधानिक पद है, ये स्वतंत्र पद है, ठीक है। लेकिन जो एलजी होते हैं, ये कौन होते हैं, एलजी है, प्रशासक है, ये राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं, राष्ट्रपति के एजेंट के माध्यम से कार्य करते हैं। कि दिल्ली में जैसे मान लिया अगर दिल्ली में एलजी है तो ये स्वतंत्र निर्णय लेने का हक नहीं रखते, ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के कंट्रोल में कार्य करते हैं। ये रियलिटी में भले इनसे राष्ट्रपति के कंट्रोल में कार्य करते हैं केंद्र सरकार के, लेकिन अगर कोई राज्यपाल अपने पुतानु हो जाए, ठीक है, तो वो शक्ति दिखा देगा कि वास्तव में राज्यपाल की कितनी शक्ति होती है। वरना एलजी जो होते हैं ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के एजेंट के माध्यम से कार्य करते हैं, ये संवैधानिक स्वतंत्रता के माध्यम से कार्य नहीं करते। ठीक, तो ये अंतर ये भी होता है राज्यपाल और एलजी के माध्यम। नोट कर लो अगला पॉइंट, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या उपराज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या उपराज्यपाल राष्ट्रपति के, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या उपराज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के माध्यम से, एजेंट के रूप में, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको हाईलाइट करना, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वरना जैसे बाकी राज्यों में राज्यपाल करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल नहीं करते, यहाँ पे कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र राज्य सूची, राज्य सूची एवं संघ राज्य क्षेत्र राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। किंतु उनकी यह शक्ति, किंतु उनकी यह शक्ति
संसदीय शक्ति को कमजोर नहीं करते, किंतु उनकी ये शक्ति संसदीय शक्ति को कमजोर नहीं करती, संसदीय शक्ति को कमजोर नहीं करती। अर्थात संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी, अर्थात संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अर्थात संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर? मतलब फिलहाल तो ये बना सकते हैं, अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाए, अपने सरकार क्षेत्र के लिए, लेकिन इनका कानून संसद की शक्ति से परे नहीं है। अगर संसद चाहे तो इनके लिए इन्हीं सूची का कानून बना सकती है, उसके लिए ये लोग कानून नहीं बना सकते। जैसे सामान्यतः आपने बनाया कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार में दिल्ली का विधानमंडल, दिल्ली का विधानमंडल, दिल्ली का विधानमंडल संघ राज्य सूची, दिल्ली का विधानमंडल राज्य सूची और संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, सभी विषयों पर कानून बना सकती है, किंतु सभी विषयों पर कानून बना सकती है, किंतु तीन विषयों पर कानून नहीं बना सकती, 3 विषयों पर कानून नहीं बना सकती। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था भी समझ रहे होंगे किस तरीके से, ठीक है। पुलिस भी समझ रहे होंगे क्या होता है। अगर भूमि की अगर बात करें, जैसे मानिए उत्तर प्रदेश में अगर आपको भूमि कहीं खरीदनी कुछ भी, तो जो स्टाम्प वगैरह लगता है, स्टाम्प वगैरह वो सब कौन से राज्य के कंट्रोल में आता है? दिल्ली में सर, मतलब दिल्ली में भूमि वगैरह खरीदनी है तो हम किसके कंट्रोल में? केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करती है, ठीक है। तो ये 3 विषयों पे कानून दिल्ली सरकार नहीं बना सकती है, बाकी सभी राज्य सूची में कानून बना सकती है, बस संसद की शक्ति प्रभावित ना करते हो। जैसे राज्य सूची किसी विषय पर दिल्ली ने कानून बना रखा है, संसद ने भी अगर बना दिया तो दिल्ली वाला कानून बेकार हो जाएगा, संसद का कानून लागू हो जाएगा। ये चीजें हमारी हो जाती है दिल्ली के या बाकी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से। इतनी चीजें आपको प्रशासन के बाद डालनी है संघ राज्य क्षेत्रों। क्लियर चीजें, यहाँ पे किसी तरीके का कोई डाउट हो रहा हो, किसी को कोई डाउट कुछ पूछनी हो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में, कौन सी सब जो हमारी विधानमंडल वाले कौन से विधानमंडल वाले सबके लिए लिखेगा कि मतलब 3 क्लिक कर दिया गया, जरूरी नहीं है कि इनका भी चांस है क्लिक ना करते, और दूसरे जो राज्य हैं वहां पर बढ़ा सकते हैं, क्लिक करेगा तो ओपन रहेगा। ओके, संसद का अधिकार जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में इनका विधानमंडल नहीं है, अगर संसद करना चाहे तो लक्षद्वीप के विधानमंडल का गठन कर सकती है, लेकिन इसलिए नहीं किया तो लक्षद्वीप में सामान्य जनजातियां रहती हैं, जनजातियां रहती हैं, उनका केंद्र के द्वारा शासन चला जा सकता है। इसलिए अंडमान निकोबार की बात करें, वहां पर इधर पहुंचे दादरा नगर हवेली, दमन दीव वगैरह, ये सब आपस में ही हो जाते हैं। दादरा नगर हवेली, दमन दीव छोटे-छोटे शहर हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं नहीं, गुजरात के कंट्रोल में कार्य कर सकते हैं, उनका न्यायालय महाराष्ट्र वाला गांव में न्यायालय लग जाता है, तो इसलिए उनके लिए नहीं किया गया। लेह लद्दाख के लिए और बात चल रही है, ठीक है। अभी से जम्मू कश्मीर की तरफ लेह लद्दाख की बात होती है, जो लेह लद्दाख हमारा विवाद चल रहा है इसमें, वो इसी बात को लेकर के बात है कि
में क्या करो, एक विधानमंडल का गठन करो, छठी अनुसूची में शामिल करो। बाकी और राज्य क्षेत्र में यदि पोजीशन नहीं है तो वहां पर विधानमंडल का गठन किया जाए। ठीक है, पूरी क्षेत्र है अलग अलग राज्यों में फैला हुआ, 3 राज्यों में फैला हुआ, 4 जिले हैं, तो थोड़ा सा बड़ा एरिया हो जाता है और थोड़े से बाहर लोग डेवलप भी है, तो इसलिए वहां पर कर दिया गया। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में पोजीशन वहां पर नहीं है तो नहीं बनाया गया। दादरा नगर हवेली छोटे बहुत ज्यादा है, उनको वहीं पर एडजस्ट कर दिया गया। बचा हुआ हमारा चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी डाक हमारा पंजाब से कंट्रोल हो जाता है। ये बचा है तो कौन सा जाता है, कहां पे, तो वहां डिमांड चल रही है तो वहां पर जरूर क्या है। ठीक, इसी की बात लिखिएगा। फिर आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सरकारी संसद करेंगे, संसद आप एक संविधान संशोधन लेके आएगी, वहां पर क्या कर दिया है, जम्मू कश्मीर के संविधान संशोधन लाया गया है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 चेंज किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर वीडियो को चेंज करके यहां पर संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले के लिए क्या किया गया है, इसके लिए आर्टिकल 370 में चेंज किया गया था 2019 में, उसके माध्यम से यहां पर हमारा विधानमंडल का गठन किया गया है। यहां के लिए कोई अलग से संविधान संशोधन नहीं लाया गया है। तो जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 कैसा प्रावधान था, अस्थायी प्रावधान था। इसको चेंज करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी, राष्ट्रपति आदेश की जरूरत थी। राष्ट्रपति ने आदेश निकाला, 370 को चेंज कर दिया और दिल्ली में जम्मू कश्मीर में ऐसे व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, ये चीज आपको संघ राज्य क्षेत्र में पीछे ध्यान रखनी। बाकी और किसी को कोई और किसी को पूछना है? हां हां, लद्दाख वाला तो वो लद्दाख के बाद से जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हमारा था। जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस उसको दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर को 2019 में हमने क्या कर दिया, 2019 में इसको हमने स्पेशल स्टेटस यहाँ से समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, किससे, केंद्र से कनेक्ट कर दिया। और केंद्र से उसको चाहते तो उसको फुल स्टेट का दर्जा दे सकते थे, लेकिन क्योंकि उस समय अभी भी जम्मू कश्मीर की पोजीशन कुछ ऐसी है कि उसको उतनी स्वायत्तता नहीं दे सकते हैं जितनी यूपी उत्तराखंड दूसरे राज्यों को प्राप्त है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, डायरेक्ट केंद्र से संचालित करने के लिए यहाँ पर हमने 2 संघ राज्य क्षेत्र बना दिए थे। एक कौन सा, जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा, लद्दाख। जैसे हम लोगों ने अभी इतने संघ राज्य क्षेत्र पढ़े, जितने भी संघ राज्य क्षेत्रों को आप लोग अगर देख रहे हो तो यहाँ पर है जरूर ये लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी केंद्र ही है। ठीक है, प्रभावी यहाँ पर केंद्र ही है। ऐसे करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उनको संघ राज्य क्षेत्र बना दिया ताकि केंद्र के कंट्रोल में ये लोग कार्य कर सके। अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में घाटी वाला एरिया है, ये खासकर आतंकवाद से प्रभावित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में घाटी वाला एरिया, और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है ये जनजातीय एरिया है। मरुस्थल है, कैसा शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जनजातीय वाला क्षेत्र है पूरा। तो जम्मू कश्मीर की पोजीशन अलग है, ये आतंकवाद से प्रभावित है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। लद्दाख की सांस्कृतिक पोजीशन अलग है, इसलिए उसको अलग कर दिया। पूरा हम एक भी यूटी बना सकते थे, 2019 में चाहते तो एक यूटी बना सकते थे, लेकिन एक ना बनाकर हम 2 बनाए थे, क्योंकि इसको सुरक्षा देनी थी। ठीक है, इसको हम लोगों को बाहर से सुरक्षा देनी थी और लद्दाख को इंटरनल सिक्योरिटी देनी थी, यानी कि यहाँ की जनजातियां उनका हित सुनिश्चित हो सके, इसलिए इसको अलग बना दिया, इसको अलग बना दिया। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। लद्दाख के कल्चर को बचाने के लिए वहाँ पर केंद्र सरकार इतना हस्तक्षेप कर रही है। तो यही पर एक व्यक्ति है, इनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, वो भी देखी थी 3 इडियट। ठीक, तो 3 इडियट में जो आमिर खान है उन्होंने किनको रोल प्ले किया, सोनम वांगचुक का रोल प्ले किया। तो सोनम वांगचुक है, ये शिक्षक भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए भी कार्य करते हैं। इनका एक एनजीओ भी कार्य करता है। अभी शायद कल ही न्यूज आई थी कि एक बार होता फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA, एक लाइसेंस होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये वर्ष नहीं जाने कौन से वर्ष आया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से जो भी एनजीओ होते हैं वो विदेशों से कंट्रीब्यूशन मिलता है, फंडिंग मिल जाती है। तो इनके FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो हुआ ये है, सोनम वांगचुक कह रहे हैं इन्होंने भूख हड़ताल कर रखी थी, शायद 10 तारीख से भी स्टार्ट हुआ है, तो 10 तारीख से इन्होंने 10 तारीख 15 तारीख के साथ भूख हड़ताल करेगी कि लद्दाख के लिए हमारी कुछ डिमांड है, उन डिमांड्स को आप पूरा करो। ये चाहते हैं, डिमांड्स कौन कौन सी है। पहली इसकी डिमांड है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अभी उन्होंने छठी अनुसूची पढ़ी है, तो छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल के लिए एक डिमांड की है, इसका प्रभाव क्या है इसको देखते थे। तो पहली इनकी डिमांड है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरी इनकी डिमांड ये है कि लद्दाख में एक विधानमंडल का गठन किया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में है ऐसी करके लद्दाख में भी विधानमंडल का गठन कर दिया जाए। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय कल्चर को प्रमोट किया जाए, स्थानीय कल्चर।
ये कुछ ऐसी डिमांड है जिन डिमांड को लेकर लद्दाख में प्रदर्शन चल रहे हैं इसमें, ठीक। तो अगर छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर दिया जाता है तो जितनी भी लद्दाख की जनजातियां हैं जो वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए लद्दाख को गठित किया गया था वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है सोनम वांगचुक का, कि जब लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर देंगे तो यहाँ की जनजातियों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरीके का विकास हो सकता है। ये ऐसा इनका मानना है, सोनम वांगचुक का मानना है। केंद्र सरकार का थोड़ा सा सोचना अलग है। केंद्र सरकार कह रही है कि ऑटोनॉमी देने से, मतलब ये तो चाहते हैं ऑटोनॉमी मिल जाए, स्वायत्तता मिल जाए। छठी अनुसूची में क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यही तो है। तो ये चाहते हैं कि लद्दाख में ऐसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित कर दी जाए और वहाँ का प्रशासन वहीं की जनजातियों के माध्यम से संचालित किया जाए। केंद्र सरकार का ये मानना है कि हो सकता है कि यहाँ की कुछ जनजाति बहुत से पीछे हैं, तो बहुत से जनजाति पीछे हैं, अगर यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित भी कर दी जाएंगे तो जो जनजातियाँ विकास की मुख्य धारा में हैं वो तो इसके माध्यम से राजनीति में एक्टिव हो जाएंगी, लेकिन जो पीछे हैं वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। ये केंद्र सरकार का विचार है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि धीरे धीरे करके जब सभी जनजातियाँ आगे आ जाएंगी तो हम लद्दाख को स्टेट बना देंगे, उसको छठी अनुसूची में डालने का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि छठी अनुसूची में एक तरीके से जनजातियों के हित का संरक्षण तो किया जाता है, लेकिन काफी हद तक ये बाकी के क्षेत्र से कट जाता है, ठीक, क्योंकि इनका एक अलग ही संविधान हो जाता है। छठी अनुसूची हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ये अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, इस वजह से इनको छठी अनुसूची में फिलहाल अभी शामिल नहीं किया गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे आंदोलन चल रहा है। क्लियर है बात? तो बस इसको अगर इसको छठी अनुसूची में शामिल कर दें, वहाँ के विधानमंडल का गठन कर दें और स्थानीय कल्चर को प्रमोट करने का कार्य किया जाए तो कोई आंदोलन नहीं। इसी बात को लेकर लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, ठीक। अभी हिंसा भी कहाँ पे हुई थी शायद कल परसों 3-4-5 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। हिंसा हुई तभी सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन भी तोड़ दिया है और वहाँ पर इनको अरेस्ट भी करेगा, NSA के तहत कार्रवाई की गई, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका, ठीक है, रासुका के तहत इस पर कार्रवाई की गई है और इसके साथ 6 महीने तक जेल का प्रावधान किया गया रासुका के। तो यही चल रहा है जम्मू कश्मीर। यहाँ तक की बातें क्लियर? और कोई चीज किसी तरीके में बताओ, ठीक है? आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अगला आपका मेन टॉपिक हो जाता है, इस टॉपिक को कहते हैं अन्य देशों के साथ कंपैरिजन। थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय संविधान का दूसरे संविधानों के साथ किस तरीके से कंपेयर किया गया है, इसको देख रहे हैं। मेंस का, यूपीएससी का, अगर मेंस का ये जो टॉपिक आएगा, इस टॉपिक पर क्वेश्चन सामान्यतः मेंस बन जाते हैं, प्री में सीमित बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन आप कर मेंस में तभी पाओगे जब आपको प्री की भी कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे कि अगर हम बात करें अपने मेंस का क्वेश्चन देखा होगा यूपीएससी का, तो मेंस का महान्यायवादी का जो क्वेश्चन आता है, अमेरिका के महान्यायवादी से उसकी तुलना करवाएंगे जैसे। तो ये कई बार इसमें क्वेश्चन मेंस पे आ जाता है। जो हमारा अगला टॉपिक आएगा तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नजरिए से पढ़ना, इस पे आपको ज्यादा फैक्ट नहीं ध्यान रखने हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कार्य करते हैं। और दूसरे देशों है कौन सा पूछा था, देखो कैट पूछा गया था, हाँ अमेरिका के कैट के साथ तुलना करवाई गई, ऐसे करके कुछ पूछा गया था, यूपीएससी पूछा गया था, एक पूछा गया था। इसके अलावा सर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को कंपेयर करवाया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति से। ऐसे कुछ 7 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन उस पे कंपेयर करके पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन समझना आपसे मतलब भारत के बारे में पूछा जाएगा और उसको बस कंपेयर करवा लेंगे कहाँ से, दूसरे देशों के संविधान से। तो कौन कौन से देशों के संविधान से कंपेयर करवाते हैं इस पे लोग देखेंगे। तो अगला आपका मेन टॉपिक, आपके 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं, एक हमारा कौन सा, एक दूसरे देशों के साथ कंपेयर और फिर एक छोटा सा टॉपिक और है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है। 2 दिन में 2 टॉपिक खत्म हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ तुलना, भारतीय संविधान की अन्य देशों के साथ तुलना कि दूसरे देशों में किस तरीके की शासन प्रणाली है और भारत में किस तरीके की शासन प्रणाली है। तो अन्य देशों में हम लोग देखें तो पहले किसकी शासन प्रणाली देख लेते हैं, ब्रिटेन की देख लेते हैं। पहले हम लोग ब्रिटेन की शासन प्रणाली देख लेते हैं। तो जितनी भी शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है, सामान्यतः कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ही ली गई। ब्रिटेन का ही हमारा शासन था, तो ब्रिटेन से सारी शासन प्रणाली को बाकी को ले लिया गया। ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शासन प्रणाली के 3 अंग, ब्रिटेन में भी शासन, देखो ब्रिटेन से लिया जरूर है हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी ब्रिटेन से कुछ हद तक अलग है। कैसे बनती है इसको देख लेते हैं। देखो ब्रिटेन से अगर बात करें, यहाँ पर भी शासन प्रणाली के 3 अंग, एक कौन सा हमारा विधायिका, ये हो जाएगा हमारा विधायिका, दूसरा कौन सा हो जाएगा कार्यपालिका
की अगर बात करें तो यहाँ की विधायिका को भी क्या कहते हैं, संसद यानी कि पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ की हमारी विधायिका क्या कहलाती है, पार्लियामेंट कहलाती है। और इस पार्लियामेंट में भी 2 सदन की व्यवस्था है। जैसे भारत में 2 सदन होते हैं, ऐसे करके यहाँ पर 2 सदन होते हैं। एक को लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ये आपको कंफ्यूज करेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दोनों कहाँ के सदन हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसको लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस, अपर हाउस। मतलब जैसा हमारे राज्यसभा होता है वैसे यहाँ पर क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। इसको लोग कहते हैं लोअर हाउस, लोअर हाउस। जैसा हमारे लोकसभा होता है ऐसे यहाँ पर क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। यहाँ की कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में यहाँ पर कार्यपालिका होती है, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री होता है और बाकी इनके मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होंगे और बाकी इनके मंत्री। हमारे यहाँ कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख, और प्रधानमंत्री। सही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, 2 विकल्प मिले बता, प्रधानमंत्री। सही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। हमारे यहाँ भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताओ कौन होता है, बताओ होता है। आप ध्यान करो आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53, आप ध्यान करो। 52 में क्या है, 52 में क्या है, संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नहीं, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति ही नहीं होता है। ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति ही नहीं होता है। तो ब्रिटेन में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा, यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है क्राउन। ब्रिटेन में राष्ट्रपति के लिए कौन होता है, क्राउन होता है। तो क्राउन यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सारी कार्यपालिका शक्ति किसके नाम से संचालित की जाती है, क्राउन के नाम से संचालित की जाती है। और इस क्राउन को सहायता और सलाह देने में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री। लगभग सिस्टम सेम है, जहां जहां अंतर होगा उसको भी देखेंगे। तो जो विधायिका की बात करें, यहाँ पे संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैसा सदन है, अपर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड कॉमन्स कैसा सदन है, ये हमारा लोअर हाउस है। कार्यपालिका की बात करें तो फिलहाल तो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, क्राउन, वहां का शासक, ये कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। इसको सहायता सलाह देने के लिए कार्यपालिका कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, और बाकी मंत्रिपरिषद लोग, इनकी सबकी नियुक्ति की जाती है, सब चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। प्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका, कोई सांसद के रूप में का चुनाव होता है, जैसे हमारे होता है ऐसे इनके नाम होता है। न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटेन में एक सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन में एक सुप्रीम कोर्ट है। और ये सुप्रीम कोर्ट हमारे 12 मेंबर्स के माध्यम से कार्य करता है। और इन 12 मेंबर्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य शामिल होते हैं। मतलब जो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है ये एक प्रकार से संसद के सदस्यों के द्वारा ही संचालित की जाती है। ब्रिटेन का वो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। मतलब ये है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है और क्राउन नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये तो संसदीय शासन प्रणाली होता है। दूसरा पॉइंट, ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का जनक है। और इसकी संसद कहाँ है, लंदन में है। और लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर जो लंदन की जगह है स्पेशली वेस्टमिंस्टर, उस वेस्टमिंस्टर में लंदन की पार्लियामेंट है। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्वेश्चन आया था इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली का जनक कौन है, लंदन है। और लंदन में जिस जगह पर संसदीय शासन प्रणाली शुरू हुई वो जगह कौन सी है, वेस्टमिंस्टर है। इसीलिए
इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये तो पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको संसद के बारे में ध्यान रखना है ब्रिटेन की, यहाँ पर भी कैसी व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसी भारत में है ऐसी ही ब्रिटेन में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत में जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटेन में कैसी प्रणाली को अपनाया गया है, एकात्मक शासन प्रणाली को, एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम। हमारे यहाँ फेडरल ऑफ सिस्टम को अपनाया गया है, लेकिन ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम को अपनाया गया है। इसके अलावा और अगर देखें तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता इसका कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता मतलब है ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद के बारे में एक बात कही जाती है कि ब्रिटेन की संसद सिर्फ वह काम नहीं कर सकती है जो प्रकृति नहीं कर सकती, मतलब जो असंभव है, जो प्रकृति के लिए असंभव, वही काम ब्रिटेन की संसद नहीं कर सकती, बाकी सभी काम ब्रिटेन की संसद कर सकती है। इतनी सर्वोच्च है ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद जो वोट हमारे यहाँ की बात करें, हमारे यहाँ बैलेंस के तौर पे काम किया जाता है वोट की, और जब संसद की बात आ जाती है तो फिलहाल तो संसद पूरे संविधान संशोधन करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसी बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन किया तो संसद के सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जरा साइड में तो बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बताया भाई, वो तो मौके बताया, हमने कह दिया ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता लागू नहीं, ये अंतर है। जहाँ पे अंतर है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। संसदीय सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट लागू होगा ब्रिटेन में, हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। तो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली पॉइंट कि ब्रिटेन में 3 शासन प्रणाली के होते हैं। पहला कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ब्रिटेन की विधायिका को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ के अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इसकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य संख्या निर्धारित, कभी 600 होते हैं, कभी 800 होते हैं, कभी 1100, 1200, क्योंकि इसमें सब वंशानुगत होते हैं। जितने सदस्य होते हैं सब वंशानुगत होते हैं। वही जो लॉर्ड्स ट्रैक्ट को आदियां मिली हुई है, वही सब लोग चल रहे हैं यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दूसरा सदन कौन सा है, हाउस ऑफ कॉमन्स। कैसा है हमारा, लोअर हाउस है। दोनों में अगर शक्तियों की अगर बात करें तो इनके पास शक्तियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास शक्तियां ज्यादा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास शक्तियां पर्याप्त नहीं होती। दूसरे कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख कौन होता है, कानून होता है। इसको सहायता सलाह देने के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य। न्यायपालिका यहाँ पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और इसमें सदस्य कहाँ से आते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आते हैं। अपनी क्लास में डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे। शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था है, एकात्मक शासन प्रणाली है, और यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट लागू किया गया। इतनी चीजें ध्यान रखो। संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, लंदन से ली गई है। यही इसका जन्म हुआ है और लंदन की संसद कहाँ है, वेस्टमिंस्टर। इतनी चीजें ध्यान रखिए। आप किस तरीके से प्रणाली काम करती है, भारत से कहाँ पर अलग है, ये सो बात है। ठीक है, इसको बाकी यहाँ पे किसी को दिक्कत, कहीं को कोई दिक्कत बता दिया करो,